Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is NEET with Tanvi. In today's video we'll be discussing how to attempt a NEET exam कि आपकी क्या strategy होनी चाहिए while attempting your exam and also before exam आपका क्या mindset होना चाहिए, कैसे आप खुद को काम रखोगे. So in this video we'll be discussing each and every single thing related to this topic. So let's begin. तो यहाँ पे जो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ये हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि बिफोर एग्जाम आपको क्या क्या चीज़ें करनी है एंड ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आप अपना टाइम सेग्रीगेट कैसे करोगे, आप OMR कैसे फिल करोगे, हम हर एक चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में ही मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जो आपको OMR फिल करने के अंदर हेल्प करेंगी एंड जिसने मुझे भी किया था, जिससे मेरी OMR फिलिंग के अंदर एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं हुई थी. तो बिफोर एग्ज़ाम आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. पहली बात तो बहुत लोग होते हैं जिनको बिफोर एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो कितना भी अच्छे से पढ़ के आए हो बट उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से ड्रॉप कर जाता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं एंग्जाइटी स्ट्रेस, ये आपको बिफोर एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. लाइक ड्यूरिंग भी नहीं होनी चाहिए बट बिफोर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. लाइक क्या होता है, अगर मान लो मैंने बहुत लोग देखे जिनको एंग्जाइटी होती है तो देयर बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, लाइक उनके हैंड शेक करने लग जाते हैं, लाइक सीरियसली. तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी होंगी तो पेपर आप दे ही नहीं पाओगे. तो बिफोर एग्ज़ाम एंग्जाइटी स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपको कॉन्फिडेंट इनफ होना चाहिए अगर आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है. देखो, अगर आपको पता है ना पूरे साल अगर आपने ड्रॉप लिया, पूरे साल 11th-12th में आपने अपना 100% दिया है तो आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस होगा ही नहीं. तो आपको अपना 100% देना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. दैट इज़ द मेन पॉइंट. उसके बाद फिर आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना है किस चीज़ में. जब आप क्लासरूम में इंटर करें उसके बाद आपको खुद को कंफर्टेबल करना है टाइम देखने में. ठीक है, आप क्लासरूम में हो, ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरी आपके सामने ही घड़ी होगी, कहीं पे भी हो सकती है. मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे राइट साइड पे थी पीछे. तो आपको अपने रूम में, ठीक है, क्लासरूम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जहाँ पे भी क्लॉक है, ठीक है, आपको उसमें टाइम देखने में कंफर्टेबल होना है क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको बहुत बार टाइम देखना पड़ेगा. तो आपको वो देखना है कि हाँ आपकी लाइक विजिबिलिटी क्या है क्लॉक के लिए, तो आपको ये देखना है. उसके बाद आपको अपनी सीट पे कंफर्टेबल होना है क्योंकि आप आज तक जहाँ पे भी अपने मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब आप एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह पे आए हो तो आपको अपनी सीट के साथ कंफर्टेबल होना है. एंड जो भी आपको पेन प्रोवाइड होता है वहाँ पे, आपको पता है नीट के सेंटर में खुद से पेन प्रोवाइड होता है, तो आपको उस पेन के साथ कंफर्टेबल होना है. ठीक है, ऑब्वियसली लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ कौन सी टाइप का पेन मिलता है, वो उसी सिमिलर सॉर्ट ऑफ पेन के साथ प्रैक्टिस करते हैं. बट लाइक मैंने ऐसा नहीं किया था. तो पेन के साथ कंफर्टेबल हो. लाइक बिफोर द एग्ज़ाम जो आपके पास टाइम होता है ना 40-50 मिनट का, जिसमें आप क्लास में बैठे हुए होते हो, दैट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो टाइम पास के लिए नहीं होता है. उस टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि ये सारी चीज़ आपको अल्टीमेटली आपकी स्पीड पूरी इंक्रीज हो, मेंटेन्ड हो एग्जाम के टाइम पे, उस चीज़ में हेल्प करती है. एंड रिमेंबर, अगर आपने 100% दिया है ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग योर बेस्ट इन द एग्जाम. उसके बाद उन 40-50 मिनट्स में आपको खुद को काम करना है. ठीक है, आपको क्लासरूम में आने से पहले जितनी स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही थी, अब जब आप एक बार अपनी सीट पर बैठे हो ना, तो अब आपको कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी कुछ नहीं होनी चाहिए. एंड देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट. डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट से मेरा मतलब ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे 1-2 दिन पहले ऐसा आप कुछ भी डिफरेंट मत करो. जो आप अपने डेली रूटीन में नॉर्मली कर रहे हो वही चीज़ें करो. ठीक है, अगर मान लो कि आप डेली रूटीन में आप कॉफ़ी इनटेक नहीं करते, एग्ज़ाम वाले दिन आपने सोचा आपको नींद ना आए, आपने कॉफ़ी इनटेक कर ली, तो यू डोंट नो कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन वाले दिन एंड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कुछ भी डिफरेंट मत करना. जो भी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में करते हो बस उन्हीं चीज़ों को रखना, कुछ डिफरेंट मत करना क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है. उसके बाद ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम में भी आपके 2 फेजेस आ जाते हैं. एक फ़ेज़ आपका वो है जब आपने अपने एग्ज़ाम में सील ओपन नहीं करी है. तो इस फेज़ के अंदर आप क्या करोगे, जो आपकी OMR है उसको फिल करोगे. OMR में जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है बेसिकली, आप उसको फिल करोगे. उसको आपको करेक्टली फिल करना है क्योंकि आपको भी पता है OMR सिर्फ एक ही मिलती है. वही एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है जो लिटरली डिसाइड करने वाला है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा. तो आपको उसको करेक्टली फिल करना है. अगर कुछ भी डाउट्स है तो वहाँ पर क्लास में इन्विजिलेटर्स हैं, उनसे पूछना है. ठीक है, छोड़ना नहीं है कि डाउट है कुछ भी फिल कर दिया, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आप OMR फिल करेंगे जिसके अंदर आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल कर दोगे. उससे क्या है कि आप थोड़ा ना एग्जाम टाइम पे OMR फिलिंग के साथ भी ऐसा यूज टू हो जाएंगे एंड आप पेन के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखने में छोटी छोटी होती हैं बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब आपने फाइनली अपने एग्ज़ाम की सील ओपन कर ली है, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आपको सॉल्व करना हो एग्ज़ाम एंड उसके बाद उसको रिवाइज़ भी करना हो, या फिर आपका ऐसा हो कि नहीं भाई इतना टाइम मिलता है उतने में तो मेरा ख़त्म हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है. तो
आपको सिर्फ सॉल्व करना है, रिविजन का आपका नहीं है। अब जो रिविजन होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे, वो डिपेंड करती है नीट के डिफ़िकल्टी लेवल पे कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर आया है। उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड कि आपको रिविजन करनी है कि नहीं करनी है। तो अब आप ये चीज़ कैसे डिसाइड करोगे? तो जब आपने सील ओपन करी, अब सबको पता है कि इसमें तो कोई छुपाने वाली भी बात नहीं है, सबसे पहले सब बायोलॉजी सॉल्व करते हैं, ऑल्दो बायोलॉजी पेपर में सबसे एंड में गिवन होती है। तो जब आप पेजेस टर्न करके बायोलॉजी तक जा रहे हो तो उसको यूटिलाइज़ करना है। कैसे? जब आप पेजेस टर्न कर रहे हो, एक एक पेज टर्न करो, क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखो क्वेश्चंस कैसे हैं। ऊपर ऊपर से देख के ना क्वेश्चंस को समझ आ जाता है कि पेपर कैसा आया है, आपके रिविजन के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरे पेपर में भी मैंने सारे पेजेस को टर्न करा, एनालाइज करा, मुझे समझ आ गया मेरा रिविजन का टाइम नहीं बचने वाला। आप पेजेस को टर्न करो, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन से डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप रिविजन कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी OMR फिल नहीं करोगे साथ साथ में, बट अगर आपको समझ आ जाता है आप रिविजन का टाइम आपके लिए नहीं बचेगा तो आप अपनी OMR को साथ में फिल करोगे। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड हाउ टू फिल द OMR एज वेल। तो अब हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। रिविजन की बात तो हो जाती है अलग, पहले हम देखते हैं आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आती है कि जब आप सिर्फ पेपर को सॉल्व कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो मेरा भी केस था, तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या सॉल्व करते हैं, हमारी बायो, क्योंकि बायो होती है ईजीएस्ट। बायो में मेरे को टोटल टाइम लगा था 40 मिनट्स, लाइक बायो को सॉल्व करने में एंड OMR फिल करने में मुझे टोटल टाइम लगा था 40 मिनट्स। तो हमें पता है बायो हम सबसे पहले करते हैं। इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, वी हैव बॉटनी एंड जूलॉजी। पहले आपको क्या करना है, बॉटनी का सेक्शन ए करना है, देन बॉटनी का सेक्शन बी करना है, देन जूलॉजी का सेक्शन ए करना है एंड जूलॉजी का सेक्शन बी करना है। यही ऑर्डर है जिसके अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी हमें गिवन होती है। आपने बॉटनी के दोनों सेक्शंस करे, आपने जूलॉजी के दोनों सेक्शंस करे, दैट मीन्स योर बायो इज कंप्लीटेड नाउ। अब आप क्या करोगे, इसकी OMR फिल कर दोगे, बायो का काम खत्म। नाउ यू आर लेफ्ट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो काम आपने खत्म कर दिया 40 मिनट्स में। मैक्स टू मैक्स इसको कितना लेना है, मैक्स टू मैक्स इसको 45 मिनट्स, पौना घंटा लेना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको बायो को नहीं देना है। उसके बाद जब आप आए अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है केमिस्ट्री का सेक्शन बी, फिर आपको करना है फिजिक्स का सेक्शन बी, फिर करना है केमिस्ट्री का सेक्शन ए, फिर करना है फिजिक्स का सेक्शन ए। ये तो हो गई आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। अब किस ऑर्डर में आपको OMR फिल करनी है, तो पहले आप करेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन बी, फिर करेंगे फिजिक्स का सेक्शन बी, फिर आप इन दोनों की करेंगे OMR फिल, फिर आप करेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन ए, उसकी OMR फिल, फिर आप करेंगे फिजिक्स का सेक्शन ए एंड उसकी OMR फिल। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपने बायो करी पूरी, उसके बाद आपने बायो की करी OMR फिल, तो आपने पूरे कॉलम्स एक बारी में फिल कर दिए। उसके बाद आपने करा केमिस्ट्री का सेक्शन बी, फिजिक्स का सेक्शन बी, पहले दोनों के सेक्शन बी की OMR फिल करी, फिर करा केमिस्ट्री का सेक्शन ए एंड फिर केमिस्ट्री के सेक्शन ए की OMR फिल करी। तो ये भी एक बार में करी, पहले दोनों के सेक्शंस बी की कर दी, फिर केमिस्ट्री के सेक्शन ए की कर दी। बट जब आप फिजिक्स पे आओगे एंड आप फिजिक्स के सेक्शन ए को करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन वाइज फिल करना है। जैसे 5 क्वेश्चन का एक बार में फिल कर दिया या 4 क्वेश्चन का एक बार में फिल कर दिया, तो फिजिक्स के सेक्शन ए को आपको क्वेश्चन वाइज फिल करना है। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि फिजिक्स के सेक्शन ए में मैक्सिमम टाइम लगता है, तो मेरे पेपर में मेरे पास जब मैं फिजिक्स के सेक्शन ए पे आई, मेरे पास 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम बचा हुआ था। मेरे पास फिजिक्स के सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम बचा हुआ था। दैट मीन्स मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के सेक्शन बी एंड केमिस्ट्री के सेक्शन ए को इंडिविजुअली 1 आवर 20 मिनट्स में फिनिश किया था। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोसीड। पहले आप बायोलॉजी करेंगे, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की OMR फिल करेंगे, फिर आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सेक्शन बी को करेंगे, उनकी OMR फिल करेंगे, फिर केमिस्ट्री के सेक्शन ए को करेंगे, उसकी OMR फिल करेंगे एंड देन फिजिक्स सेक्शन ए पे आएंगे एंड उसकी OMR क्वेश्चन वाइज फिल करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि हाँ कोई भी क्वेश्चन है जिसको आपको इन फ्यूचर रिव्यू करना पड़ सकता है, तो उसको आप सिंपल सा सर्कल कर दो, वो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के बीच में बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने आपको पहले ये क्यों बोला कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेक्शन बी करेंगे एंड देन केमिस्ट्री का सेक्शन एंड देन फिजिक्स का सेक्शन है। देखो सेक्शन बी करने का ना बहुत फ़ायदा होता है। सेक्शन बी के अंदर होती हैं चॉइसेस, जिससे कि आपके 10 on 10 क्वेश्चंस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत इंक्रीज। ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आउट ऑफ 15 यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस एंड जब आपने वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों के सेक्शन बी को सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा, जिससे कि आप सेक्शन ए दोनों के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ज़्यादा ईजिली कर पाओगे। तो इसलिए जो सेक्शन बी है ना, ये इसको एज
योर कॉन्फिडेंस बूस्टेड रीड करो। तो पहले आप सेक्शन बी करोगे एंड देन यू विल गो टू सेक्शन ए। थ्रू आउट द पेपर आपको क्या करना है, मेन थिंग अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने पेपर में स्पीड मेंटेन नहीं करी, ख़त्म, आपका पेपर पूरा ही नहीं होगा। अब जैसे मैंने डिसाइड करा था कि हाँ मेरे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो एंड में पूरा पेपर होने के बाद मेरे पास बचे थे 10 मिनट। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस तो हो नहीं सकते थे बिकॉज माई OMR वॉज ऑलरेडी फिल्ड। तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने क्या करा, मैंने चेक किया कि मैंने जो जो चीज़ें OMR में फिल करी हैं क्या वही मैंने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाके जो मैं मार्क्स कैलकुलेट करने वाली हूँ वो मैं अपने क्वेश्चन पेपर से कैलकुलेट करने वाली हूँ। उसके बाद अब जो अगर मान लो अभी हमने बात करी उन लोगों की जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका रिविजन के लिए भी टाइम बचेगा, तो देखो अगर आपका आधा घंटा बचा है ना, ठीक है, आप ऑब्वियसली रिविजन के लिए आपने रोक रखा है, दैट मीन्स कि अभी आपकी OMR भी फिल नहीं हुई है, आधा घंटा आपके पास टाइम बचा है, उतना टाइम OMR फिल करने में लग जाता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली आप रिविजन नहीं कर सकते। तो जो लोग रिविजन का सोच रहे हैं ना, रिविजन करने का, तो वो कम से कम ये सोच के रखें कि उनके पास 1 आवर तो बचे ही बचे, जिसमें से वो हाफ आवर की रिविजन कर पाएँ, हाफ आवर में OMR फिल कर पाएँ। तो 3 आवर 20 मिनट्स के पेपर में 1 घंटा रिविजन एंड OMR को देने का मतलब ये है कि आपका पेपर 2 आवर 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, विच आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप इस तरीके से अपने पेपर को लेके चलना कि आपकी OMR ना छूटे। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं यार मेरा टाइम कम पड़ रहा है, मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, क्विकली स्विच करो कि हाँ अब मैं OMR फिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको इंस्टेंटली स्किप मत करो। होता क्या है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ। देखो ऐसा नहीं करना है। आपने किसी क्वेश्चन को रीड किया, आपने उसको रीड करने में 2 मिनट दिए, आपने सोचा कि यार ये ना इसका आंसर मेरे को इंस्टेंटली क्लिक नहीं कर रहा है कि इसके अंदर कुछ क्या फॉर्मूला यूज़ होना है, कुछ भी मेरे को इंस्टेंटली क्लिक नहीं करना है कर रहा है, तो आपको उसको स्किप करके आगे नहीं जाना है, वहीं की वहीं उस पर 2 मिनट और इन्वेस्ट करो। ठीक है, 2 मिनट आप ऑलरेडी कर चुके हो रीड करने में, 2 मिनट और कर दो। इससे क्या है कि आप उसको 4 मिनट का टाइम दे रहे हो सकता है कि आपके माइंड में अभी क्लिक कर जाए 2 मिनट के अंदर कि इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, बट अगर आपने उसको 2 मिनट में रीड करा, फिर आपने उसको छोड़ दिया, आप वापस पेपर में घूम के आओगे, उसको दोबारा रीड करोगे, दोबारा समझोगे, बेटर कि अभी 2 मिनट का और टाइम देके सोच लो कि क्या इसके अंदर हो सकता है। क्योंकि देखो जो चीज़ें आपको आती होती है ना वो आपको क्लिक कर जाएंगी। अगर इंस्टेंटली नहीं करेंगे, आप 2 मिनट का टाइम दे रहे हो, क्वेश्चन को वापस रीड कर रहे हो, वो क्लिक कर जाएगी अगर आपको आती होगी तो आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन को इंस्टेंटली स्किप करने की जगह 2 मिनट का वेट करो। उसके बाद आप जो टाइम मैनेज करके जाओगे, टाइम मैनेजमेंट आप अपनी करके जाओगे घर से। जैसे कि मैं घर से अपने लिए क्या सोच के गई थी कि मेरा जो पेपर है वो होगा 3 आवर 20 मिनट्स का। 3 आवर 20 मिनट्स में से मुझे 30 मिनट्स ईजिली OMR फिल करने के लिए लग जाएंगी, क्योंकि देखो OMR अच्छे से फिल करनी है तो आधा घंटा OMR के लिए फिक्स्ड है। उसके बाद मेरे को बायो जो है वो किसी भी तरह 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, मेरी बायो 40 मिनट्स में कंप्लीट भी हो गई थी। फिज़िक्स में मुझे मैक्सिमम टाइम लगता है तो 1 आवर 15 मिनट्स मैंने फिज़िक्स के लिए रखा, बट मेरी फिज़िक्स एग्जाम टाइम पे 1 आवर के अंदर फिनिश हो गई थी। एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने रखे 50 मिनट्स। जो आपको ये जो टाइम सेग्रीगेशन है ना, आपको घर से करके जाना पड़ेगा। फिर एग्जाम टाइम पे जब आप सॉल्व कर रहे होगे, आप क्लॉक में देख के क्रॉस चेक करोगे कि क्या जो चीज़ें आपने सेट करी थी आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो, वेल एंड गुड। अगर उससे जल्दी चल रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप उससे थोड़ा लेट हो रहे हो, दैट मीन्स कि या तो अब आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, या तो आप जो सेक्शन कर रहे हो उसको छोड़ के आपको किसी दूसरे सेक्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस सेक्शन में आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको यही फोकस करना है कि जो स्ट्रैटेजी आप घर से बना के गए हो, या तो आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो, या तो आप उससे जल्दी चल रहे हो, बट उससे लेट आपको नहीं चलना है। एंड उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ फिलिंग योर OMR। तो इसके ऊपर एकदम हम शॉर्ट में बात करते हैं, क्योंकि देखो OMR फिल करना बहुत ईजी है, जस्ट यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम। कि ऐसा नहीं आपने ऐसा लीनियंटली कुछ भी मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, OMR फिल करने के टाइम पे आप 4 क्वेश्चन देखोगे एक बार में, आप उन 4 क्वेश्चंस को करोगे रीड। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन के लिए ऐसा 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से आपको एक को फिल करना होता है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने डायरेक्टली फिल कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको पहले उसके अंदर लगानी है डॉट। ठीक है, आप 4 क्वेश्चन एक बार में देखोगे, मान लो 4 क्वेश्चन के आंसर है 2 4 3 1, आप अपने मन में बोल रहे हो 2 4 3 1, आपने 2 पे डॉट लगाई, फिर
फिर जो आपको दूसरा क्वेश्चन गिवन है उसके आपने 4 पे डॉट लगाई, फिर तीसरे क्वेश्चन के आपने 3 पे डॉट लगाई, फिर चौथे क्वेश्चन के आपने 1 पे डॉट लगाई। उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन रीड करे, उनकी डॉट लगाई। अब आप करोगे क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे, यहाँ पे वापस देखोगे 2 4 3 1 2 4 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 4 क्वेश्चन रीड करोगे, उनकी डॉट फिल करोगे, उनको क्रॉस चेक करोगे। फिर जब जैसे आपकी OMR होती है उसके अंदर 4 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ आपका एक कॉलम पूरा डॉट से फिल हो चुका है, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, उनको फिल कर दोगे। तो आपको ये नहीं करना कि आप साथ के साथ ऐसे करते चल रहे हो, पहले आपको डॉट्स लगानी है, क्योंकि अगर मान लो आपने गलत डॉट लगा दी आप बच सकते हो, बट अगर आपने गलत फिल कर दिया तो उसके बाद तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका क्वेश्चन गया। तो पहले आप डॉट लगाओ, डॉट लगाने से होता है कि हाँ आप बच सकते हो। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले आप 4 क्वेश्चन रीड करोगे, फिर उनकी डॉट लगाओगे, फिर उनको क्रॉस चेक करोगे, फिर नेक्स्ट 4 रीड करोगे, उनकी डॉट लगाओगे, क्रॉस चेक करोगे, एंड जब आपका पूरा एक कॉलम फिल हो जाएगा तब आप उन सारी डॉट्स को सॉलिड करोगे, क्योंकि अब आपने सब कुछ ठीक फिल करा है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रॉस चेक करके आए हो। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट योर नीट एग्जाम। यू आर सपोज टू segregate your time and fill the OMR, and I think so I have covered each and everything in this video, but if you are still left with any doubt then comment that below, and if you like this video then do subscribe my channel.